जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर फर्स्ट का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, डीडीक्यू का पूरा नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में डीडीक्यू से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए डीडीक्यू को अच्छे से तैयार करना, सारी रिएक्शन और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पर ए पे टिक लगा दो। 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 वेंजो क्यूनोन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीडीक्यू का ही है। निम्न समीकरण को पूरा करो, निम्न समीकरण को पूर्ण करो, और तीर के ऊपर लगा दिया इसने डीडीक्यू, क्योंकि डीडीक्यू क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। और ये द्वितीयक एल्कोहल को, किसको, द्वितीयक एल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देता है। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरण को पूर्ण करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न समीकरण को पूर्ण करो। तो जो ये तुम देख रहे हो ना, सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, एक ऑक्सीकारक होता है। और जो ये कीटोन जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला ग्रुप, इस कीटोन ग्रुप के पास वाले कार्बन एटम पर ये कीटोन ग्रुप लगा देता है, यानी कि क्रियाशील मैथिलीन समूह पर ये कीटोन समूह लगा देता है। यानी कि जो ये H2 है ना, यहाँ से हटा के ऑक्सीजन जोड़ देगा। सी पे टिक लगा दो। ये वाला H2 यहाँ से हटा के इस पर ऑक्सीजन ऐड कर देगा, ये समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो OSO4, यहाँ पे गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, वही वाला हिसाब है, भारी मिस्टेक हो गई। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्सिलेशन के लिए किया जाता है। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकते हो, दोनों में मज़ा आने वाला। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पे आपने टिक लगा दिया होगा, बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। सीधे क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर से ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से ही एक न्यूमेरिकल रखा। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। कुछ बच्चे तो ये रिएक्शन देख के आगे बढ़ जाएंगे, बोले भैया 100 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन करने हैं, इन रिएक्शन को छोड़ दो, इन रिएक्शन को छोड़ दो, है ना। चलिए देखो समझाता हूँ। जो ये ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, इस वाले कार्बन को डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन एटम पर OH समूह जोड़ देता है। इतना ध्यान देना, डबल बॉन्ड तोड़ देगा और दोनों कार्बन एटम पर OH जोड़ देगा। तो सी पे आप टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेटा CPBA का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताओ। मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ढूंढ लो कहाँ पर है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, यही राइट ऑप्शन है। ए पे टिक लगा दो बेझिझक। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है यार, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, आप मिला के देख लेना। जो ये MJPRU वाले हो गए, MSU वाले हो गए, जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर है ना, वो अपना क्वेश्चन पेपर मिला के देख लेना यार, बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करो। PDC लगा दिया। अच्छा PDC का पूरा नाम क्या है, पीरिडीनियम डाइक्रोमेट, यही है ना PDC का पूरा नाम। अब ये क्या करेगा, इसकी भी अपनी एक क्वालिटी होती है नहीं होती है, कह दो नहीं होती है। तो ये जो कार्बन पे ये वाला H लगा हुआ है ना, इसको कीटोन समूह में चेंज कर देता है, मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है। हाँ यही है, बाकी डबल बॉन्ड से ये नहीं बोलता, आपको डबल बॉन्ड से नहीं बोलना, बी पे टिक लगा दो बस। इस OH ग्रुप को कीटोन ग्रुप में ये चेंज कर देता है PDC, ये याद कर लो। एक क्वेश्चन और भी इसमें का है। चलिए कोलिन अभिकर्मक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके यूनिवर्सिटी में आपके एग्जाम पेपर में इस बार ये क्वेश्चन फंस सकता है। यानी कि ड्राई पीरिडीन में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है, यानी कि ड्राई पीरिडीन में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की अभिक्रिया अगर आप पीरिडीन से कराते हो तो कौन सा रिजेंट प्राप्त होता है, बी पे आप टिक लगा दो, पीरिडीनियम डाइक्रोमेट। अब ये ड्राई लिख दिया, ड्राई का तो कोई हिसाब ही नहीं होता यार, देख रहे हो कितनी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं पेपर में। डाइक्रोमेट इज अ राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न अभिक्रिया का अभिकर्मक बताइए। अरे हाय, एक ऐसा समूह जो OH को CHO में चेंज कर देता है, OH को CHO में। PDC मतलब पीरिडीनियम डाइक्रोमेट,
और PFC पीरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, इनकी फुल फॉर्म होती है MCPB की फुल फॉर्म ऊपर बता दी, मेटा परबेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। ये सब आपको याद होना चाहिए यार। तो ये जो OH को CHO में चेंज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा ना भाई साहब, ये PDC है। तो 10 का B पे आप टिक लगा दो, जो राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड LiAlH4 ये क्या चीज़ है? ये अपचायक होता है, वो भी पिरुवल अपचायक, समझ गए। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की एक रिएक्शन भी दे रखी है बेटा, लो इसे करके दिखाओ। तो हम कर देंगे, हम डरे हैं। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, यानी कि कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। आपको एक एमाइड दे रखा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है प्रेजेंट कर रखा है, और शुष्क THF का सॉल्यूशन है इसमें, मतलब शुष्क THF है। तो बनेगा क्या? सी पे आप टिक लगा दो, RCH2NH2। ठीक है, समझ गए, RCH2NH2 ये इसका काम होता है साहब। लो अब चयन करना। 13 देखो, निम्न में कौन सा अभिकर्मक एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करने के काम में आता है? ठीक है, निम्न में कौन सा अभिकर्मक एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करने के काम में आता है? वो आता है PCC। PCC इज़ अ राइट ऑप्शन। अब PCC की भी फुल फॉर्म आपको याद नहीं है, फटाफट ये सब कमेंट में लिख दो कि सर PCC की फुल फॉर्म ये होती है। आज देखता हूँ कौन कौन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दमदार क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रिया का अभिकर्मक बताइए। आप बोलोगे सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जोन्स ऑक्सीकरण जो होता है वो हमेशा एल्कोहलों को सीधे कार्बोक्सिलिक अम्लों में चेंज कर देता है। जोन्स ऑक्सीकरण का मुख्यतः किसके ऑक्सीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? एल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए उपयोग किया जाता है ऑलवेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विर्च अपचयन में किस अपचायक का उपयोग किया जाता है? तो विर्च अपचयन में किस अपचायक का उपयोग किया जाता है? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ये अभिकर्मक यूज होता है विर्च रिडक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक का उदाहरण है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक का उदाहरण है? अब आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला RMgX होता है। बॉन्ड का नेचर भी आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इसमें मैग्नीशियम होता है, तो ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड होता है एक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्गेनोलिथियम अभिकर्मक अत्यधिक किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वो क्षारीय रूप में प्रसिद्ध है, वेशिक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, मीरवीन पॉन्ड्राफ वर्ली अपचयन में कौन सा अंश हस्तांतरित होता है? वो होता है हाइड्राइड आयन ऑलवेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विल्किंसन उत्प्रेरक मुख्य रूप से किस क्रिया में उपयोग होता है? विल्किंसन कैटेलाइस्ट मुख्य रूप से किस अभिक्रिया में यूज होता है? तो ऑक्सीकरण या हाइड्रोजीनेशन। हिंदी इंग्लिश से बढ़िया तो मुझे हिंदी से बढ़िया तो इंग्लिश अच्छी लगती है। ए पे टिक लगा दो, हाइड्रोजीनेशन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, डाइवेल H मुख्य रूप से किसके अपचयन के लिए प्रयुक्त होता है? एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप डाइवेल H का यूज़ कर सकते हो। 22 है, रिफॉर्मेटस्की अभिक्रिया का अभिकर्मक है। अरे यार, रिफॉर्मेटस्की अभिक्रिया का अभिकर्मक है ऑर्गेनो जिंक यौगिक। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो होता है ना, वो रिफॉर्मेटस्की अभिक्रिया देता है, ये ध्यान देना। और ये क्वेश्चन इस बार आपके यूनिवर्सिटी में भी आने वाला है, आपके एग्जाम पेपर में भी फंसने वाला है। रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन ये तो आते ही आता, सर्वहारी क्वेश्चन है, आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, पक्का ये से रट लो, ये आगा पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। चलिए ऑक्साइड रिंग खोलनी है, और ये ऑक्साइड रिंग कौन खोल सकता है वो भी देखते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए अभिकर्मक बताइए। तो बी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। अरे है, बड़ा दमदार बड़ा टिकाऊ क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रिया का उत्पाद दीजिए। निम्न अभिक्रिया का उत्पाद दीजिए। तो अभिक्रिया है, देखो एक कंपाउंड दे रखा है आपको, एक्सिस मेथिल लिथियम के साथ प्रेजेंट भी कर रखा है H2OH+, यानी कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर सी पे टिक लगा दो, सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। 24 का सी पे आप टिक लगाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों 25, निम्न अभिक्रिया का अभिकर्मक बताइए। निम्न अभिक्रिया का अभिकर्मक बताइए। तो निम्न अभिक्रिया का अभिकर्मक कौन सा होना चाहिए यार? निम्न अभिक्रिया का अभिकर्मक बताइए। तो बस मैथिल लिथियम इज़ द राइट ऑप्शन। ये काम मैथिल लिथियम कर सकता है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कर सकता है, लेकिन बेस्ट जो है ना वो मैथिल लिथियम ही है, इसलिए आप ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
26 क्लीमेंसन अभिकर्मक है, तो क्लीमेंसन अभिकर्मक जो होता है ना मरकरी, ठीक है, जिंक और सांद्र HCl का मिक्सचर, इसको बोलते हो आप क्लीमेंसन अभिकर्मक, है ना। 27 देखते हैं, विर्च अपचयन में किस अपचायक का उपयोग किया जाता है, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ये क्वेश्चन तो ऊपर ही पूछ लिया इनने और यहाँ ही पूछ लिया। 28 देखते हैं, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की विशेषता होती है हाइड्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड O। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंस जाए मज़ा आ जाएगा यार आपको। अगर आप देखो एसिड क्लोराइड को ध्यान देना, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड के संश्लेषण में सामान्यतः किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है, यानी कि एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड के संश्लेषण में सामान्यतः किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, डाइवेल H का उपयोग किया जाता है ऑलवेज। चलिए 30 देखते हैं, हाँ आ गया भैया आ गया। 1,3 डाइथियेंस का प्रयोग किसके संश्लेषण में किया जाता है, यहाँ पे घुमा दिया, कीटोन के संश्लेषण में भी किया जाता है और एल्डिहाइड के संश्लेषण में भी किया जाता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो यही है इसका, कीटोन। तो ये 1,3 डाइथियेंस जो है ना, इससे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। जो बता रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना, समझ लेना कि हाँ यार सर ने ये बताया है, तो यही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसेंगे उसी टॉपिक से, पक्का बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोवेंजल संघनन में किसके बीच अभिक्रिया होती है, नोवेंजल संघनन में किसके बीच अभिक्रिया होती है। तो ये अभिक्रिया जो ऑलवेज होती है वो होती है ए पे टिक लगा दो, एल्डिहाइड तथा सक्रिय मेथिलीन यौगिक के बीच होती है। ओके चलिए 32, बिटिंग समीकरण किसके संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। अगर आपको एल्कीन बनाने हैं तो आप बिटिंग संश्लेषण पर जा सकते हो, ठीक है। चलिए 33, मैनिक अभिक्रिया में एक नया कौन सा समूह बनता है, वो बनता है C सिंगल बॉन्ड N बॉन्ड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कैनिजारो समीकरण उन यौगिकों में देखी जाती है जिनमें नहीं होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते। क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल समूह किस में अपचयित होता है, क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल समूह किस में अपचयित होता है, हमेशा एल्केन में अपचयित होता है। बी पे आप टिक लगा दो, विजिजक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, वोल्फ किस्नर अपचयन किस माध्यम में किया जाता है। तो वोल्फ किस्नर अपचयन जो होता है ना वो किस माध्यम में किया जाता है, अब बताओ यार कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, क्षारीय परिस्थितियों में किया जाता है ऑलवेज। चलिए 37 देख लेते हैं मेरे दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता किससे प्रभावित होती है, दोनों से होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह से भी होती है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले समूह से भी होती है, दोनों ए और बी। 31 देखते हैं, अम्ल क्लोराइड किसके प्रति सबसे क्रियाशील है। तो अम्ल क्लोराइड जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल्स, जिसको बोलते हो आप न्यूक्लियोफिलिक रिजैन, हिंदी में कहते हैं नाविक स्नेही, के प्रति जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। हाँ 39 आ गया, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जब आप बेंजील्डिहाइड के 2 अणुओं को एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में गर्म करते हो तो बेंजोइन बनता है, और इसी अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो, बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं हम, ठीक है। ये बन गया हमारा कंपाउंड, बी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन 40 देखते हैं, एल्डोल संघनन आ गया, निम्न अभिक्रिया का नाम बताइए, एल्डोल अभिक्रिया या एल्डोल कंडेंसेशन, कोई दिक्कत नहीं रहती। 41 देखते हैं, पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुख्यतः किस स्थान पर होती हैं। तो हमेशा 2 स्थान पर होती है, वेस्ट पोजीशन, हर एक चीज़ की बेस्ट पोजीशन होती है, ऐसी पायरोल की भी एक बेस्ट पोजीशन जो है ना वो 2 है, ठीक है। चलिए 42 देखते हैं, पीरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः किस स्थान पर होती है। इसकी भी मेरे ख्याल से बेस्ट पोजीशन जो है ना 42 भी की वो भी 2 ही है, 42 भी 2 ही है, लगा दो बेझिझक। 43 देखते हैं, पाइपेरिडीन पायरोल की तुलना में अधिक क्षारीय है क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अधिक उपलब्धता होती है, बड़ी आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देता है और अधिक क्षारीय हो जाता है पीरिडीन से। ये अरे क्वालिटी होती है अपनी अपनी यार। निम्न में किस यौगिक की रिंग में ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो निम्न में किस यौगिक की रिंग में ऑक्सीजन परमाणु होता है, जो फ्यूरोन है ना इसकी रिंग में ऑक्सीजन एटम होता है, C4H4O इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ना। 45 देखते हैं, फिशर इंडोल संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, आइसोक्यूनोलिन, क्यूनोलिन, पीरिडीन या इंडोल। अभी जब उसने बोल दिया फिशर इंडोल संश्लेषण का उपयोग
किसके निर्माण में किया जाता है, और फिर भी अगर 45 का राइट ऑप्शन आपसे नहीं लगा तो पढ़ना ही बेकार है। अब इंडोल जब उसमें वर्ड आ गया है तो डी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक इंडोल ही होगा। फॉर्मूला तो खैर आपको याद नहीं होगा। एक रूप संश्लेषण का उपयोग किसके बनाने के लिए किया था, एक रूप लिखा। अबे स्कोर्फ सिंथेसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्कोर्फ सिंथेसिस इज मेनली यूज, क्यूनोलिन इज ए राइट ऑप्शन। चलिए 47 देखते हैं, बिस्लर नेपियरल्स्की संश्लेषण मुख्यतः किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, आइसोक्यूनोलिन इज अ राइट ऑप्शन। तो स्कोर्फ सिंथेसिस और बिस्लर सिंथेसिस, इन दोनों के दोनों क्वेश्चन एक साथ रखे हुए आते हैं हर एक एग्जाम पेपर में, समझ गए, हर एक एग्जाम पेपर में दोनों के दोनों। अब लगभग इसमें से मैंने तुम्हें 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो आपके पढ़े हुए पेपर में आएंगे, यानी कि अभी तक, वरना तो समझ लो 30 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आपको मिल जाएंगे पक्का, समझ गए नहीं। तो अच्छे से ये पढ़ के जाना, समझ के जाना। 48 देख लेते हैं, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। 48 है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो ब्रोमीन की जगह आपको NH2 लगा देना है, डी पे राइट ऑप्शन है, बाकी कुछ नहीं करना। बेस्ट पोजीशन इसकी 2 ही होती है, तो ये 2 पे ठोकेगा जो भी करेगा। 49 देखते हैं, यहाँ हमें दे रखा क्यूनोलिन अभिक्रिया का उत्पाद है। अरे वाह बेटा वाह, अभिक्रिया का उत्पाद है। 49 अभिक्रिया का उत्पाद है, बी पे आप टिक लगा दो, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 50 देखते हैं, निम्न में कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है। पीरिडीन भी एरोमेटिक है, पायरोल भी एरोमेटिक है, फ्यूरोन भी एरोमेटिक है, बट पाइपेरिडीन जो है ना ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। 51 देखते हैं, पीरिडीन का नाइट्रोजन परमाणु होता है हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि sp2 हाइब्रिड। 52 देखते हैं, निम्न में कौन सा विकर्मक पायरोल के साथ अभिक्रिया करके 2,4-माइल पायरोल देगा, 2,4-माइल पायरोल देगा। तो ये जो है ना बी पे लगा दो टिक, क्लोरोफॉर्म एंड KOH, ये जब पायरोल से क्रिया करता है तो 2,4-माइल पायरोल देता है ना। चलिए 53 देखते हैं, फिर से हमारी इंडोल की रिएक्शन आ गई है और इसकी जो बेस्ट पोजीशन है वो 3 होती है। 53 इंडोल की बेस्ट पोजीशन जो होती है ना वो 3 होती है, ए पे टिक लगा दो। ऐसे करके याद कर लो कि बेस्ट पोजीशन इंडोल की वो कौन सी होती है, 3। पायरोल की 2 होती है, पीरिडिन की भी 2 होती है, लेकिन इंडोल की 3 होती है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 का ए पे आप टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। 54 देखो जरा, निम्न में कौन सा यौगिक इस अभिक्रिया से प्राप्त होगा। पायरोल तो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। थायोफिन, हाँ थायोफिन में विषम यानी कि हेट्रो एटम जो होता है ना वो सल्फर होता है, तो ये जो है ना तुम्हारे पास थायोफिन बन जाएगा यहाँ। चलिए 55 देखते हैं, अगर आप निम्न अभिक्रिया के लिए अभिकर्मक को चुनो, फ्यूरोन का अपचयन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, फ्यूरोन का जो अपचयन हुआ है वो कैटेलाइटिक यहाँ पर रिडक्शन होता है H2 निकिल, यही राइट ऑप्शन है 55 का, यानी कि 55 का सी पे टिक लगा दो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, अगर आप फ्यूरोन का अमोनिया के साथ क्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, पीरिडीन बनेगा, क्यूनोलिन बनेगा, ए और बी दोनों, या पायरोल बनेगा। तो नाइट्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट है तो मेरे ख्याल से पायरोल बनना चाहिए, तो 56 का डी पे आप टिक लगा दो, पायरोल ही बनेगा, है ना। 57 देख लेते हैं, एमडे का संशोधन किसके अध्ययन से संबंधित है। ये पेपर में आता है एमडे संशोधन, इस बार भी एग्जाम पेपर में पक्का फंसेगा, तो यहाँ पे लगा दो एल्केलॉइड्स। चलिए 58 देखते हैं, हाफमैन की व्यापक मेथाइलेशन किस संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, हमेशा एल्केलॉइड्स। 58 का भी डी नंबर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59, निकोटिन किसके उदाहरण हैं। ये भी एल्केलॉइड्स होता है, निकोटिन भी, है ना। निकोटिन भी तो क्या होता है, ये भी तो एल्केलॉइड्स होता है या नहीं होता, फटाफट तेजी से बताओ। हाँ एल्केलॉइड्स होता है यार, एल्केलॉइड पे टिक लगाओ बेझिझक। चलिए 60 देखते हैं, आइसोप्रीन नियम किस प्राकृतिक उत्पादों में वर्गीकरण में उपयोग किया जाता है। टर्पेंस का नाम आपने सुना। 60 का वी नंबर इज द राइट ऑप्शन, जो टर्पीन्स होते हैं उनके लिए लागू होता है। 61 देखो, नाइट्रस अम्ल के साथ एमीन की अभिक्रिया में सामान्यतः मुख्य उत्पाद क्या। नाइट्रस अम्ल के साथ अगर आप एमीन की अभिक्रिया करवाओगे तो डाइएजोनियम लवण बनता है ऑलवेज। 62 देखो, निम्न में कौन सा डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के संश्लेषण के लिए सामान्य विधि है। निम्न में कौन डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के संश्लेषण की सामान्य विधि है। तो यार ऑक्सीकरण विभाजन, बी पे आप टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। चलिए 63 देख लेते हैं, अम्ल क्लोराइड की प्रतिक्रियाशीलता का कारण है। अम्ल क्लोराइड की प्रतिक्रियाशीलता का कारण है, ए पे टिक लगाओ, मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिसिटी, है ना।
63 का ए पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 64, एनोलेट के निर्माण की शुरुआत किसके प्रोटॉन हटाने से होती है? एनोलेट के निर्माण की शुरुआत किसके प्रोटॉन हटाने से होती है? तो सी पे आप टिक लगाओ, अल्फा हाइड्रोजन इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कौन सी अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिक को बीटा हाइड्रोक्सी यौगिक में परिवर्तित करते हैं? कार्बोनिल यौगिक को बीटा हाइड्रोक्सी यौगिक में परिवर्तित करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन या फिर बिटिंग नहीं है, बस एल्डोल कंडेंसेशन पे लगाओ, यही राइट डायरेक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 66 देखते हैं। अम्ल क्लोराइड के न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की अभिक्रिया तंत्र मुख्यतः है, वो हमेशा ये वाला है, जोड़ उन्मूलन तंत्र, यानी कि एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म इज़ अ राइट ऑप्शन। 67 देखते हैं। अम्लता का सही क्रम है, तो अम्लता का सही क्रम HCl सबसे पावरफुल एसिड है, ये बात बिल्कुल तय है। उसके बाद में एसिटिक अम्ल और उसके बाद में एथिल अल्कोहल, तो ए पे टिक लगा दूँ, ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, 67 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर क्या प्रभाव होता है? इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर क्या प्रभाव होता है? अबे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला है तो वो उसकी बढ़ा देता है ना ऑलवेज। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आप लगा दोगे तो अम्ल की जो एसिडिटी होती है, अम्लीयता होती है, वो बढ़ जाती है ना। बी पे आप टिक लगा दो। निम्न समीकरण को पूर्ण कीजिए। अगर आप नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हो H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसकी जो जितने भी ये तुम्हारे पास है, क्या नाम है इसका, इस एसिड का क्या है यार, वो मैं नाम भूल गया इसका, जल्दी बताओ, तुम बता दो कौन सा, सिनेमिक एसिड, जल्दी बताओ क्या है। 69 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? है भाई, बी आएगा, बी। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो, नाइट्रोस ग्रुप जुड़ जाएगा इसमें। 70 देखो, ऑर्थोजाइलिन का ऑक्सीकरण KMnO4 से करने पर क्या प्राप्त होता है? ऑर्थोजाइलिन का ऑक्सीकरण KMnO4 से करने पर क्या प्राप्त होता है? ए पे टिक लगाओ, थैलिक एसिड प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है। इनोलेट के माध्यम से कार्बोनिक संश्लेषण में अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता का कारण है, और वो है तुम्हारे पास ए और बी दोनों, यानी कि रिजोनेंस इफेक्ट भी और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों के दोनों। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्लेजन संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें शामिल हैं 2 एस्टर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, 72 का ए नंबर पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 73। वाह क्या क्वेश्चन है। एनामीन्स का उपयोग न्यूक्लियोफाइल के रूप में किस प्रतिक्रिया में किया जाता है? ठीक है, वो एल्काइलेशन और एसाइलेशन अभिक्रिया दोनों में किया जाता है। 74 देखते हैं। नाइट्रो एल्केन किसके संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है? नाइट्रो एल्केन एमीन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। 74 का ए पे टिक लगा दो। अरे यार, नाइट्रो एल्केन का जब भी ऑप्शन कराओगे टिन वाई HCl की उपस्थिति में तुरंत आपको एमीन प्राप्त हो जाएंगे, होगा नहीं होगा बताओ। 75 देखो, अम्लीय परिस्थितियों में नाइट्रो एल्केन के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? वो मिलता है हमें बी, एमीन प्राप्त होता है अम्लीय परिस्थितियों में नाइट्रो एल्केन के अपचयन से। दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताया सेम हो गए। 76 देखो, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा एराइल एमीन के निर्माण में सामान्यतः किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता? तो टिन वाई HCl। अरे तीनों क्वेश्चन एक लाइन में कंप्लीट, एक रिएक्शन में तीनों क्वेश्चन कंप्लीट, समझ गए इस चीज़ को। चलिए 77 एक बार खुद से पढ़ोगे और इसका आंसर बताओगे। गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया का उपयोग किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है? एलिफेटिक एमीन के। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण लगेगा ऐसे कि इससे हमें एरोमेटिक एमीन प्राप्त होंगे, जैसे एनिलीन या कुछ और कंपाउंड, बट एलिफेटिक एमीन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कहाँ पर है एलिफेटिक एमीन? कहीं भी इसमें एलिफेटिक एमीन नहीं है, पर आप प्राथमिक एमीन पर टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में उत्पाद है, तो ब्रोमाइड नहीं होता, ब्रोमामाइड होता है। इंग्लिश में सही लिखा है लेकिन हिंदी में इन्होंने गलत कर दिया। तो ये हाँ, यहाँ से भी हमें प्राथमिक एमीन मिलेंगे। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया भी द्वारा भी प्राथमिक एमीन बनते हैं। 79 देखो, एल्डिहाइड के भौतिक गुण मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? एल्डिहाइड के भौतिक गुण मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण होते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप पाया जाता है। 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है? न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण
है, वो है तुम्हारे पास ए और बी दोनों, ये दोनों के दोनों योगात्मक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं भाई। चलिए 81, पार्किन अभिक्रिया मुख्यतः किसके संश्लेषण में उपयोग होती है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड के। तो 81 का ए पे टिक लगा दो आप। 82 देखते हैं, कौन सा अभिकर्मक एक एस्टर को एल्डिहाइड में परिवर्तित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो डाइवेल एच जो होता है ना, वो एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है 82 का सी पे आप टिक लगा दो। अरे बड़ा सिंपल पेपर आया हुआ है ये। 83 देखते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रसायन में थायोफिन में कौन सा हेट्रो परमाणु होता है? लाओ, इससे इजी कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है यार? थायोफिन है, ऊपर भी इसमें का क्वेश्चन आया है तो सल्फर आता है, इससे इजी कौन सा क्वेश्चन पूछेगा यार वो। 84 देखते हैं, यानी कि द टर्म कंडेंस्ड हेट्रोसाइकल्स रेफर टू, यानी कि जुड़े हुए रिंग सिस्टम ओपन चेन। हाँ, ए पे टिक लगा दो। 84 का ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, कीटोन को एल्कीन में परिवर्तित करने के लिए मानिश रिएक्शन है कहीं? मानिश या बिटिंग, इन दोनों में से कोई एक राइट ऑप्शन है। ठीक है, वो है तुम्हारे पास बिटिंग अभिक्रिया। कीटोन को एल्कीन में परिवर्तित करने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? बिटिंग रिएक्शन का यूज़ करते हो आप। 86 देखते हैं, कार्बोनिल समूह में न्यूक्लियोफिलिक योग में कौन सा प्रतिक्रिया तंत्र शामिल है? ध्रुवीय जोड़ तंत्र इसमें हो सकता है। यही है यार, पोलर एडिशन मैकेनिज्म इज अ राइट ऑप्शन। अब होती कैसे है उससे कोई मतलब मत रखो अभी। एसिड एनहाइड्राइड के निर्माण में कौन सा विकर्मक सामान्यतः प्रयुक्त होता है? एसिड एनहाइड्राइड के निर्माण में तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अल्कोहल से क्रिया करता है तो एसिड एनहाइड्राइड बनाता है। इसका मतलब समझ में आया दया है? अरे ऐसे भी तो बन जाता है ना है? या फिर दो अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में मिलते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। बी पे टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। 88 देखते हैं, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अब एक कंपाउंड हमें दे दिया है, देखो C6H5CH3 मिल गया हमें। ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ R2NH इंटू HCl से क्रिया करता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा जल्दी बताओ। 88 ये ए सी पे टिक लगा दो, बेझिझक यही राइट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही होता है। 89 देखो जरा, निम्न समीकरण का नाम दीजिए। निम्न समीकरण का नाम दीजिए। कैनिजारो अभिक्रिया है कहीं पर? हाँ यही है। तो यहाँ पर दो एल्डिहाइड आपस में क्रिया कर रहे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ए डी नंबर पे टिक लगा दो, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अरे है क्या पूछ लिया? C6H5CHO प्लस CH2COOH का होल ट्वाइस। जब ये CH3 का होल ट्वाइस NH के साथ गर्म करोगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? यहाँ ए पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन ए। ठीक है, सिनेमिक एसिड। अच्छा 91 देखो, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण KMnO4H+ द्वारा करने पर क्या बनता है? KMnO4H+ द्वारा करने पर क्या बनता है? तो KMnO4 द्वारा करोगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर रहे हो ना, तो एल्कोहल पे टिक लगा दूँ है भाई, या एसिड पे टिक लगा दूँ? तो जब भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे पहले एल्डिहाइड बनते हैं, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, एसिड इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। चलो देखो जरा क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे। एसिटिल्डिहाइड की क्रिया टोलन अभिकर्मक से कराने पर कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है? तो वो होता है, बी पे टिक लगाओ, सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त होता है। एसिटिल्डिहाइड की क्रिया टोलन अभिकर्मक से करवाओगे तो 2Ag जिसको बोलते हो आप रजत दर्पण। 93 देखो, निम्न यौगिक का नाम क्या है? क्रोटोनिक अम्ल। यह है क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है, क्रोटोनेल्डिहाइड इज़ अ राइट ऑप्शन। 94 देखो, वोल्फ किस्नर अपचयन के द्वारा हम कीटोन समूह को किस समूह में परिवर्तित कर देते हैं? एल्केन समूह में, यानी कि CH2 समूह में कन्वर्ट कर देते हैं। डी पे आप टिक लगा दो, इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 बिटिंग अभिक्रिया का मध्यवर्ती है बिटाइन है। अरे यार ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। बी पे आप टिक लगा दो, बिटाइन इज़ अ राइट ऑप्शन। 96 देखते हैं, निम्न समीकरण का उत्पाद है। अय है भैया, निम्न समीकरण का उत्पाद है, इसका भी बी लगा दूं? 96 का नहीं, ए पे टिक लगाओ, ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 97 देखते हैं, मेलोनिएट आ गया हमारा, मेलोनिएट। CH2COOC2H5 का होल ट्वाइस का नाम है मेलोनिक एस्टर, इज़ ए राइट ऑप्शन है ना। यह डाईएथिल मेलोनिक अम्ल तो है ही नहीं है, मेलोनिक एस्टर यही राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाओ। ठीक है, 97 का ए नंबर राइट है।
क्या लग रही है आपको? अरे यही राइट है यार। 98 देखो जरा, इनमें से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध नहीं होता? तो ये जो देख रहे हो ना डाईमेथिल ईथर, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। 99 प्रबलतम अम्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, हेलोजन एटम जुड़े हुए हों, ऐसा मान के चलो। F3CCOOH इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 100 का, हेल्महोल्ट्ज हाल जेलेंसी की अभिक्रिया का उत्पाद है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, HBZ अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। तो पूरे 100 क्वेश्चन आज मैंने इस लेक्चर में करवा दिए हैं और आपको भी ये 100 क्वेश्चन बड़े प्यार के साथ पढ़ने हैं क्योंकि आपका पेपर आने वाला है और आपका पेपर आने वाला है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पढ़ना भी पड़ेगा। समझ गए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।